बात करते हैं। उत्तराखंड के जंगलों में आग को लेकर वन विभाग एक अहम बैठक कर रहा है। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने अधिकारियों से फीडबैक लिया है। अधिकारियों को आग को लेकर कड़े कदम उठाने के भी मंत्री जी ने निर्देश दिए हैं। जंगलों में आग लगाने के कानून को और कड़ा किया जाए, सुबोध उनियाल की तरफ से कहा गया है। एक अहम बैठक हुई है क्योंकि पहाड़ों के जंगल आग में धधक रहे हैं और वो आग अब रिहायशी इलाकों तक पहुंचने लगी है। तो उत्तराखंड के जंगलों में जिस तरह से आग विकराल रूप लेती हुई नजर आ रही है, उसको लेकर अहम बैठक हुई। ये बैठक वन मंत्री सुबोध उनियाल ने ली, जिसमें उन्होंने अधिकारियों से फीडबैक लिया है जो स्थिति है उसका। इसी के साथ साथ उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं और कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। जंगलों में आग लगाने के कानून को और कड़ा किया जाए, सुबोध उनियाल की तरफ से कहा गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड में अलग अलग जिलों में जिस तरीके से अलग अलग पहाड़ों पर आग विकराल रूप लेती हुई नजर आ रही है, जंगल धधकते हुए आग में नजर आ रहे हैं। आसमान में देखो तो धुएं का गुब्बार नजर आता है। इतनी वन संपदा का नुकसान हो रहा है, उसको लेकर उत्तराखंड सरकार में अब आपको बताएं कि वन विभाग की ओर से एक अहम बैठक हुई है, जिसमें वन मंत्री सुबोध उनियाल ने अधिकारियों से फीडबैक लिया है। उन्होंने स्थिति को जाना है कि क्या अभी स्थिति है और उसको लेकर उन्होंने अधिकारियों को तमाम दिशा निर्देश दिए हैं। उनकी तरफ से कहा गया है कि वन में आग लगाने वाले कानून को और कड़ा किया जाना चाहिए। इसी के साथ साथ और कड़े कदम उठाने चाहिए। जंगलों में आग लगाने के कानून को कड़ा किया जाए, सुबोध उनियाल की तरफ से कहा गया है। बड़ी जानकारी है। जंगलों में आग पर वन विभाग ने ये अहम बैठक की है, जिसमें वन मंत्री सुबोध उनियाल ने अधिकारियों से फीडबैक लिया है, तो उनको तमाम दिशा निर्देश भी दिए हैं। तो ये बैठक की ही तस्वीरें हैं। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने तमाम अधिकारियों संग ये बैठक की है, जिसमें उन्होंने अभी स्थिति जानी है। जिस तरह से पहाड़ आग में धधक रहे हैं, उसको लेकर उन्होंने अधिकारियों से फीडबैक लिया, तो उनको निर्देश भी दिए कि उनको आगे अब क्या करना है। फॉरेस्ट की समीक्षा बैठक नहीं थी। इस समय जो राज्य में फॉरेस्ट फायर के केसेस लगातार हो रहे हैं, उसको केवल ये वनाग्नि के प्रबंधन और नियंत्रण को लेकर के बैठक थी कि किस तरह से वनाग्नि को रोका भी जाए और एक दीर्घकालीन नीति बनाई जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर समय रहते हुए उन पर कंट्रोल किया जा सके, काबू पाया जा सके। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, गढ़वाल और कुमाऊं में कहर बरपा रही है जंगलों की आग। बीते 24 घंटों में वनाग्नि के सबसे ज्यादा 124 मामले गढ़वाल मंडल से सामने आए हैं, 58 मामले सामने आए हैं, तो कुमाऊं में 61 घटनाएं सामने आई है। 24 घंटे में आग से 253 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है। 24 घंटे में 6,40,000 से ज्यादा की आर्थिक क्षति पहुंची है। तो 15 फरवरी से अब तक 1216 वनाग्नि की घटनाएं अभी तक सामने आ चुकी हैं। फायर सीजन में 50 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। ये तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं। इन तस्वीरों में आपको चीड़ के पेड़ के साथ साथ जो तमाम पेड़ है जंगलों में, वो जलते हुए नजर आ रहे हैं। गढ़वाल और कुमाऊं में ये आग कहर बरपाती नजर आ रही है। तो ये कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए क्या जंगलों का हाल अभी उत्तराखंड में है, किस तरीके से धधकते वो नजर आ रहे हैं। और क्योंकि हवाएं वहां पर तेज चलती है, इसकी वजह से आग और विकराल रूप लेती नजर आ रही है। और ये आग जो पहाड़ों में लगी थी, अब रिहायशी इलाकों तक भी पहुंचती नजर आ रही है। गढ़वाल रीजन और कुमाऊं रीजन, देखिए किस तरीके से आग ने अपना कहर वहां बरपाया है। पिछले 24 घंटों में वनाग्नि की कई घटनाएं सामने आई है। गढ़वाल मंडल से 58 और कुमाऊं से 61 वनाग्नि की घटनाएं सामने आई है। देखिए किस तरीके से पहाड़ यहां जल रहे हैं और इस फायर सीजन में कितना आर्थिक तौर पर भी नुकसान हो रहा है। रुद्रप्रयाग के जंगलों में आग बढ़ती जा रही है। अब जंगलों की आग आवासीय क्षेत्रों तक पहुंच चुकी है। जिला मुख्यालय से सटे गांव में जंगलों की आग पहुंच रही है और ग्रामीण जान पर खेलकर आग बुझाने की कोशिशों में जुटे हैं। पर्यावरणविद देव राघवेंद्र बद्री ने कहा है कि देवभूमि उत्तराखंड में जंगल धू धू कर जल रही हैं। जंगलों की अग्नि से हवा को 50% दूषित होना पड़ा है।
उत्तराखंड में जंगल की आग बेकाबू होती जा रही है। नैनीताल के कई जंगलों में कई जगहों पर भीषण आग लगी हुई है, तो वहीं बेताल घाट, गर्म पानी इलाकों में आग की वजह से काफी वन संपदा को नुकसान हुआ है। साथ ही वन्य जीवों के अस्तित्व पर भी संकट मंडराने लगा है। तो उधर लगातार जो आग की घटनाएं बढ़ रही है, उसको लेकर डीएम नैनीताल ने भी सख्त रुख अपनाया है। आग लगाने वाले शरारती तत्वों की सूचना देने वाले को 10,000 रुपए का इनाम देने की उन्होंने घोषणा की है। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से जंगल धू धू कर जलते नजर आ रहे हैं। लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि इन घटनाओं पे तभी हम को कंट्रोल कर सकते हैं जब तक कि जन सहभागिता हमें नहीं मिलती। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया था पिछली मीटिंग में कि जो भी व्यक्ति इस बात की सूचना देगा कि किस व्यक्ति ने इस जंगल में आग लगाने की कोशिश की है और विद एविडेंस के साथ, तो 10,000 रुपए का इनाम हम लोगों ने इसमें रखा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुरेंद्र डसीला हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। ज्यादा जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे। सुरेंद्र, कैसे ये वनाग्नि जिस तरीके से फैलती हुई पहाड़ों पर नजर आ रही है, पहाड़ धधकते नजर आ रहे हैं, कैसे ये रुकेंगी? वन विभाग ने आज बैठक तो की है, क्या नीति उन्होंने तैयार की है इसको लेकर? देखिए, फॉरेस्ट फायर की घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ती जा रही हैं और आज वन मंत्री सुबोध उनियाल ने बैठक भी ली थी, लेकिन बैठक करने से ही बहुत कुछ नहीं होगा। आपको जमीन पे उतरना होगा, आपको चीजें दिखानी होंगी। और 6 करोड़ रुपए का मात्र बजट है फॉरेस्ट फायर के लिए। उत्तराखंड में लाखों हेक्टेयर वन संपदा है, कैसे आप 6 करोड़ रुपए से ही सारी आग बुझाएंगे? सरकार को सोचने की जरूरत है, पैसे को बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि आपका जो फंड है वो बहुत कम है। अन्य मदों से आप पैसा अगर लेते हैं तो उसको बहुत ज्यादा वो इतना प्रैक्टिकल नहीं है कि आप उस तरीके से पैसा ले पाएं। इसको लेकर भी सरकार को सोचना होगा। और दूसरी बड़ी बात यह है कि कई जंगलों में जो जिस तरह से जनपदों में आग लग रही है, मैं खुद मुआयना करके पहाड़ों से लौटा हूं, तो स्थिति ऐसी है कि कई जगह फॉरेस्ट के कर्मचारी बहुत कम हैं, तो कई जगह मैन पावर आपके पास इतनी नहीं है कि आप जंगल की आग पर कंट्रोल कर सकें। ऐसा नहीं है कि बहुत आसान जंगल की आग बुझाना होता है, लेकिन जंगल की आग बुझाने के लिए सीनियर आईएफएस ऑफिसर्स की भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, जो नहीं हो रही है। देहरादून में सिर्फ मॉनिटरिंग करने से आग नहीं बुझेगी। पूजा, बिल्कुल सुरेंद्र, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। इस दरमियान बड़ी जानकारी दरअसल सामने आ रही है। उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। विवादों और आय से अधिक संपत्ति के मामले में ये कार्रवाई हो सकती है। भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों पर यह कार्रवाई हो सकती है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। विवादों और आय से अधिक संपत्ति के मामले में ये कार्रवाई हो सकती है। हमारे संवाददाता सुरेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए। सुरेंद्र, क्या है पूरी जानकारी इसको लेकर? उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों पर जो गाज गिर सकती है उससे जुड़ी। देखिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कई सीनियर आईएफएस ऐसे हैं जिन पर मुकदमे चल रहे हैं। या तो भ्रष्टाचार के मामले हैं, या फिर कोई विभागीय जांच चल रही है, या फिर आय से अधिक संपत्ति के मामले हैं। कुछ अधिकारियों पर संभवतः आज हो जाए या कल तक हो जाए कार्रवाई हो सकती है, निलंबन हो सकता है। और इसके लिए बाकायदा शासन स्तर पर बैठक हो चुकी है, स्वीकृति इसके लिए मिल चुकी है। देर रात तक ये ऑर्डर भी शायद जारी हो जाएं। तो इसलिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कई अधिकारियों की सांसें अटकी हुई हैं कि आखिरकार किस किस का नंबर इसमें हो सकता है। हालांकि मुख्यमंत्री पहले भी ये कह चुके हैं, भ्रष्टाचार खत्म करने की ओर ये उनके बड़े कदम हैं, जिस पर उन्होंने पहले भी एक्शन लिए थे और अब भी वो बड़े एक्शन लेंगे। और खुद विभागीय मंत्री इस बात की चेतावनी कई बार समीक्षा बैठकों में दे चुके हैं कि वो अधिकारी जिनके खिलाफ जांच चल रही है, जिन पर भ्रष्टाचार के मामले हैं, जिनकी आय से अधिक संपत्ति की शिकायत है, इन तमाम चीजों को लेकर आज बड़ी कार्रवाई होने की उम्मीद है। नाम भी शॉर्टलिस्ट हुए हैं क्या सुरेंद्र? इनके इससे जुड़ी भी कोई जानकारी आपके पास है? देखिए, कुछ अधिकारी ऐसे हैं जिन पर जांच चल रही है, चाहे आईएफएस के संचन हो, जिन पर विजिलेंस जांच की भी स्वीकृति हुई थी। अब हो सकता है उनका निलंबन हो जाए। और भी कुछ अधिकारी हैं जिनके नाम लेना अभी सही नहीं होगा, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि विभाग ने शॉर्टलिस्ट बहुत सारे अधिकारी किए हैं, जिनमें से कुछ पर आज या कल में कार्रवाई हो सकती है। ठीक।
आप बने रहिए सुरेंद्र हमारे साथ। भ्रष्टाचार में जो लिप्त अधिकारी है उन पर यह कार्रवाई आज हो सकती है। उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है। उससे जुड़ी तमाम अपडेट्स लगातार आपको देते रहेंगे। वहीं हरिद्वार से बड़ी जानकारी आपको देते हैं। धर्म संसद में हेट स्पीच पर तीसरी गिरफ्तारी हुई है। काली सेना के राज्य संयोजक को गिरफ्तार किया गया है। स्वामी दिनेशानंद उर्फ सिंधु राज को गिरफ्तार किया गया है। हरिद्वार में दिसंबर 2021 में एक धर्म संसद हुई थी। स्वामी नरसिंहानंद जितेंद्र नारायण त्यागी की गिरफ्तारी ऑलरेडी हो चुकी है और स्वामी दिनेशानंद को मेडिकल के लिए अभी ले जाया गया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी उस दरमियान की ये तस्वीरें हैं। धर्म संसद में हेट स्पीच दी थी और हेट स्पीच पर अब ये तीसरी गिरफ्तारी हुई है। सुरेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुरेंद्र, अभी क्या अपडेट है वहां से? धर्म संसद में हेट स्पीच पर तीसरी गिरफ्तारी हुई है। हालांकि आज धर्म संसद जो होनी थी रुड़की में एक, उसे भी बैन किया गया, धारा 144 भी लगा दी गई। अभी क्या अपडेट है? देखिए ठीक है, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता तुषार हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं और इस पर ज्यादा जानकारी आपको देंगे। तुषार, अभी क्या फिलहाल अपडेट है वहां से? धर्म संसद में हेट स्पीच पर तीसरी गिरफ्तारी हुई है। आज धर्म संसद होने जा रही थी जिसको बैन भी किया गया, उसके बाद धारा 144 भी लगा दी गई। फिलहाल क्या अपडेट है? जी हाँ, बिल्कुल। धर्म संसद का ये मामला था जिसमें दिनेशानंद को उर्फ सागर सिंधु राज को आज गिरफ्तार किया गया। तीसरी गिरफ्तारी है। सबसे पहली गिरफ्तारी 13 जनवरी को हुई थी जो जितेंद्र नारायण त्यागी की गई थी और उसके बाद 15 जनवरी को स्वामी नरसिंहानंद जी की करी गई थी गिरफ्तारी। और अब जो तीसरी गिरफ्तारी नगर कोतवाली की तरफ से की गई है वो दिनेशानंद जी की गई है। और बहुत शुक्रिया तुषार आपका तमाम जानकारी के लिए। तो धर्म संसद में हेट स्पीच पर तीसरी गिरफ्तारी हुई है। काली सेना के राज्य संयोजक को गिरफ्तार किया गया है। उत्तराखंड के हरिद्वार में होने वाली धर्म संसद पर सरकार ने रोक लगा दी है। इसके साथ ही पूरे इलाके में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। यह धर्म संसद हरिद्वार जिले के रुड़की के जलालपुर में दरअसल आयोजित होनी थी। ड्रोन की चप्पे चप्पे पर नजर थी। सुरक्षा में तैनात जवान मुस्तैद नजर आ रहे हैं। महापंचायत के ऐलान के बाद पुलिस प्रशासन किसी तरह की कोताही नहीं बरतना चाहता है। सर, गिरफ्तारी की बात की जाए तो कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है, कितने लोगों को हाउस अरेस्ट किया गया है, अभी क्या संख्या रही है? हाउस अरेस्ट किसी को नहीं किया गया है। कुछ लोगों की हमने प्रिवेंटिव गिरफ्तारी 151 के अंतर्गत की है, क्योंकि इस महापंचायत के लिए कोई अनुमति न तो दी गई है न किसी प्रकार की अनुमति की मांग की गई है। चूंकि 144 यहाँ पर लग चुकी है, अतः यह महापंचायत यहाँ पर नहीं होने दी जा रही है। इलाके में धारा 144 लगा दी गई कि एक पंचायत का आह्वान किया गया था जिसकी अनुमति नहीं थी। 144 को सख्ती से इन्फोर्स करने के लिए प्रॉपर पुलिस बल यहाँ तैनात किया गया था। हमारे लोकल यहाँ के जो एसडीएम है, सीओ है, इसको रिव्यू करके जो निर्णय लेंगे उसी के हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। रुड़की भगवानपुर के डाडा जलालपुर गांव में बुधवार को महापंचायत करने का ऐलान किया गया था। उसके बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट नजर आया। महापंचायत होने से पहले मुख्य संयोजक आनंद स्वरूप को हरिद्वार पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इससे पहले राज्य संयोजक दिनेशानंद भारती को हिरासत में लिया गया था। दरअसल हेट स्पीच के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है, तो प्रशासन ने भी धर्म संसद और पंचायत को लेकर तेवर कड़े कर दिए हैं। रुड़की से निशांत राय के साथ दीपक शर्मा, न्यूज स्टेट। देश में कोरोना के केसेस एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। दिल्ली, यूपी, कर्नाटक समेत 10 राज्य ऐसे हैं जहां खतरे के संकेत मिलने लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को इस मुद्दे पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। सभी पक्षों को सुनने के बाद पीएम मोदी ने राज्यों को संबोधित किया और बताया कि आगे क्या रणनीति अपनाई जानी चाहिए। पीएम ने सभी राज्यों को कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए रणनीति बनाने की बात कही। साथ ही बच्चों की वैक्सीनेशन पर भी जोर दिए जाने को लेकर कहा।
कोरोना के केसेस जिस तरीके से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, उसको लेकर पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की है और उनको तमाम दिशा निर्देश दिए हैं। देश में कोरोना के केस एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। दिल्ली, यूपी, कर्नाटक समेत 10 राज्यों में खतरे के संकेत मिलने लगे हैं। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मास्क ना लगाने पर 500 रुपए का जुर्माना लगेगा। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए यह आदेश दिया गया है। 24 घंटों में 13 छात्र कोरोना पॉजिटिव आए हैं, तो कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा भी कोरोना पॉजिटिव आए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम प्रभावित स्कूलों का दौरा करेंगी। कोरोना गाइडलाइंस का भी जायजा लिया जाएगा कि गाइडलाइंस को पालन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। देहरादून से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अगर मास्क कोई व्यक्ति लगाकर नहीं घूमता है तो 500 रुपए का जुर्माना उस पर लगेगा और 500 रुपए का चालान उसका कटेगा। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए यह आदेश दिया गया है, क्योंकि पिछले 24 घंटों में 13 छात्र कोरोना पॉजिटिव आए हैं। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से प्रभावित स्कूलों का भी दौरा किया जाएगा। इस बात का जायजा लिया जाएगा कि कोरोना की गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है या नहीं। कोरोना के बढ़ते मामले के मद्देनजर उत्तराखंड हेल्थ विभाग चौकन्ना हो गया है। दरअसल 3 मई से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। इससे पहले उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का बड़ा बयान सामने आया है। डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी राज्य में बाहर से आने वाले लोगों को कोरोना जांच के लिए प्रेरित करें। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की कोरोना जांच करवाई जाए। हमने ये भी तय किया है कि हमारे टेस्टिंग जितनी हो रही है उसको दुगना किया जाएगा और जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको भी मैक्सिमम लोगों को टेस्टिंग के लिए जो है हमको प्रेरित भी करने हैं और उनकी टेस्टिंग भी करानी है। पीएम मोदी ने तेल पर वैट कम करने को लेकर उत्तराखंड सरकार की तारीफ की है। पीएम मोदी ने कहा है कि अगर छोटा सा राज्य उत्तराखंड तेल पर वैट कम कर सकता है तो अन्य राज्य क्यों नहीं। केंद्र सरकार ने राज्यों से भी आग्रह किया था कि वो अपने यहां टैक्स कम करे और ये बेनिफिट नागरिकों को ट्रांसफर करे। इसके बाद कुछ राज्यों ने तो भारत सरकार की इस भावना के अनुरूप यहां टैक्स कम कर दिया और जिन्होंने कटौती की, देहरादून छोटा राज्य हमारा उत्तराखंड 103 रुपया है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप 6 महीने भले जो कुछ भी आपका रेवेन्यू बढ़ा आपके राज्य के काम आएगा, लेकिन अब पूरे देश में आप सहयोग कीजिए। ये मेरी आपको विशेष प्रार्थना है। आज पीएम ने कई राज्यों से तेल पर वैट कम करने की अपील की है। पीएम ने उत्तराखंड में वैट कम होने का जिक्र किया है, जिसके बाद सीएम धामी का बयान भी अब सामने आया। उत्तराखंड में पहले ही सरकार ने तेल पर वैट कम किया हुआ है, जिसकी वजह से उत्तराखंड में कई राज्यों से कम दाम पर तेल मिल रहा है। नहीं, प्रधानमंत्री जी ने उसके मद्देनजर ये कहा है कि हमने, चूंकि हमारे देहरादून का उन्होंने कहा है कि 103 रुपये लीटर जो है हमारे यहाँ पर जो हमारी प्राइस रेट है वो अन्य राज्यों से बहुत कम है। एक उन्होंने देहरादून का भी उसमें जिक्र किया है। हमने पहले ही घटा दिया है, बैट घटाने के लिए कहा है सभी राज्यों से। जिन राज्यों ने बैट नहीं घटाया हम उस श्रेणी में हैं जिन्होंने बैट पहले ही घटा दिया है। आज पूर्व सीएम हरीश रावत का जन्मदिन है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उनके घर पर पहुंचकर उनको बधाई दी है। जन्मदिन की बधाई देने के दरमियान देखिए 2 घंटे तक इनकी मुलाकात की ये तस्वीरें भी सामने आई है। राजनीतिक विषयों और हालातों को लेकर भी लिहाजा यहां चर्चा हुई होगी। तो पूर्व सीएम हरीश रावत का आज जन्मदिन था। उसी मौके पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत उनके आवास पर पहुंचे, उनको जन्मदिन की उन्होंने बधाई दी और उनकी मुलाकात की ये तस्वीरें भी सामने आई है। जन्मदिन की ये तस्वीरें हैं जहां पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पूर्व सीएम हरीश रावत को बधाई देने के लिए उनके आवास पर पहुंचे हैं। तो जन्मदिन की बधाई उन्होंने दी है और दोनों की घंटों तक यहां पर मुलाकात हुई है। मुलाकात की भी ये तस्वीरें सामने आई है जिसमें राजनीतिक विषयों और हालातों को लेकर भी चर्चा हुई है। देहरादून में बुधवार को उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से
पॉक्सो पर कार्यशाला आयोजित की गई है। इस कार्यशाला में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या और बाल आयोग अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना ने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में आए वक्ताओं ने पॉक्सो पर विचार रखे। एक होटल में आयोजित इस पॉक्सो कार्यशाला में शिक्षक, समाजसेवी और पुलिस विभाग समेत कई विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री धामी ने समाज के हर वर्ग के लोगों से अपील की है कि बच्चों से जुड़े कामों में आगे आएं और सहयोग करें। सीएम ने यह भी कहा कि हमने पॉक्सो एक्ट को लेकर लोगों में जागरूकता लानी है। कैसे हम बाल अपराधों को रोक सकते हैं, इस पर कार्य करना है। आज यहां से संकल्प लेकर जाएंगे कि ये जरूरी नहीं है कि केवल पोस्को के क्षेत्र में हम करेंगे, जिस क्षेत्र में भी होगा, बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में उनको कुछ सिखाना है, कुछ पढ़ाना है, कोई ज्ञान देना है, कोई रास्ता दिखाना है या कोई हमारे महापुरुषों का अनुसरण करवाने की बात करनी है, उनके जीवन में कहीं न कहीं एक पाथवे का काम आप सबके माध्यम से होगा। तो निश्चित रूप से देखिए, आपको मन को एक शांति मिलेगी। मैं चाहूंगी कि हर ब्लॉक स्तर पर या न्याय पंचायत स्तर पर हम सब लोग वहां पर अपनी कार्यशालाओं को आहूत करें, ताकि हमारे बच्चों को पोक्सो से संदर्भित हो अथवा अपने अधिकारों के संदर्भित हो, सभी चीजों की जानकारी उनको ठीक प्रकार से प्राप्त हो सके और उन्हें मालूम हो सके कि आखिरकार उनको सरकार की ओर से क्या क्या चीजों का संरक्षण है। सरकार उनकी शिक्षा से लेकर, खाने पीने से लेकर, वस्त्र से लेकर, उनका यौन रक्षा करने से लेकर हर प्रकार से सरकार उनके साथ में खड़ी है। यह मैसेज यदि जाएगा तो आयोग के माध्यम से जाएगा। तो वहीं उपचुनाव को लेकर कांग्रेस भी ताल ठोकती हुई नजर आ रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि चंपावत उपचुनाव में 2 बार के कांग्रेसी प्रत्याशी हेमेश खरकवाल को जिम्मेदारी दी जा सकती है। कांग्रेस की तरफ से 3 प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बताया है कि अंतिम फैसला आलाकमान का ही होगा। तीनों पर्यवेक्षक अपनी रिपोर्ट भेजेंगे, जिस पर आलाकमान अपना फैसला सुनाएंगे। देखिए, हेमेश खरकवाल जी लगातार वहां से चुनाव लड़े, बहुत अच्छा चुनाव लड़ते हैं, सबसे सशक्त उम्मीदवार भी हैं, उनसे बात भी है, लेकिन एक तरीका है अपना अपना पार्टी का। हमने इसीलिए भुवन कापड़ी जी, सीनियर हमारे विधायक हैं मनोज तिवारी जी और खुशहाल सिंह अधिकारी जी, तीनों को वहाँ प्रभारी बना के भेजा है। वो वहाँ के सीनियर जितने भी हमारे कांग्रेस जन हैं उन सबसे मुलाकात करके, हेमेश भाई से मुलाकात करके, वहाँ के कार्यकर्ता डीसीसी और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के जो वर्कर्स हैं उन सबसे बात करके फिर अपना निर्णय पीसीसी को बताएंगे और पीसीसी फिर उसको हाईकमान भेजेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि आगामी 4 धाम यात्रा से पहले सभी धामों में श्रद्धालुओं के लिए सभी व्यवस्थाएं पूरी की जाएं। सीएम ने खुद केदारनाथ धाम में तैयारियों का जायजा लिया। अफसरों को निर्देश दिए कि प्रदेश में बाहर से आने वाले सभी श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई दिक्कत न हो। केदारनाथ में चूंकि काम प्रारंभ हो गए हैं, अप्रैल माह से काम प्रारंभ हुए और ये नवंबर तक चलेंगे। इस दौरान हमने कहा है कि जो वहां पर काम करने वाले हमारे मजदूर हैं, एक तो उनकी संख्या बढ़ाने का हमने निर्देश दिया है, साथ में जो मटेरियल है वो मटेरियल जब तक यात्रा प्रारंभ नहीं हो जाता, वो घोड़ों से खच्चरों से मटेरियल जाता है, तो वो मटेरियल पूरी तरह से वहां पर पहुंच जाए, जिससे कि काम हमारा तेजी से चले। और जो पुनर्निर्माण के जो भी काम चल रहे हैं उन सभी कामों का मैंने स्वयं जाकर निरीक्षण किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशानुसार लगातार उस काम में तेजी चल रही है। पहले चरण का काम पूरा हो गया है, दूसरे चरण का काम चल रहा है। इसी प्रकार से अब आगे हम बद्रीनाथ जी का भी देखेंगे, वहां पर भी काम चालू हो गया है। वहां भी कुछ चीजें छोटी मोटी कुछ रुकावटें हैं, उनको दूर करके उस काम को भी तेजी से आगे बढ़ाएंगे। 3 मई से शुरू हो रही 4 धाम यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद हो गया है। पुलिस ने अपने जवानों को केदारनाथ धाम समेत पैदल यात्रा मार्ग और विभिन्न पड़ावों पर तैनात कर दिया है। यात्रा के दौरान पुलिस का मुख्य काम यात्रा पड़ावों पर लगने वाले जाम से निजात दिलाना और धाम समेत पैदल मार्ग पर बेहतर व्यवस्थाएं बनाना होगा। चलिए, बाहर समाचार में अभी मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।